कहानी का आगाज होता है मॉन्यूमेंट वैली की ऊंची ऊंची चट्टानों से, जहां 5 लोग क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। उनमें से 3 लोग एक ही फैमिली से हैं, वालिद राइस गैरेट, उनकी बेटी एनी और उनका बेटा पीटर। राइस एक तजुर्बाकार क्लाइंबर है, इसीलिए एनी और पीटर ने भी बचपन से क्लाइंबिंग सीख रखी है। उनके साथ 2 और क्लाइंबर्स भी हैं, लेकिन वो राइस जितने तजुर्बाकार नहीं हैं। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता चट्टान पर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है और ऊपर सीधी खड़ी चट्टान। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक आगे चढ़ रहे दोनों क्लाइंबर्स का तवाजुन बिगड़ जाता है। उनके पैर फिसलते हैं और वो सीधा नीचे गिरने लगते हैं। अब मसला ये था कि 5 लोग एक ही रस्सी से जुड़े हुए थे। जैसे ही वो दोनों गिरते हैं, उनके वजन का झटका बाकी तीनों पर भी पड़ता है। अगले ही लम्हे राइस, पीटर और एनी भी चट्टान से खिंच जाते हैं। अब 5 लोग हवा में लटके हुए हैं। उनकी जान सिर्फ एक रस्सी और ऊपर लगी एक छोटी सी हुक के सहारे है। लेकिन वो हुक 5 लोगों का वजन संभालने के लिए काफी नहीं थी। हवा तेज चल रही थी और हुक आहिस्ता आहिस्ता चट्टान से बाहर निकलने लगी। इसी दौरान नीचे लटके हुए दोनों क्लाइंबर्स की रस्सी टूट जाती है। वो दोनों सीधा गहरी खाई में गिर जाते हैं। अब रस्सी पर सिर्फ राइस, पीटर और एनी बचे रह जाते हैं। एक लम्हे के लिए लगता है कि शायद अब वजन कम हो गया है और तीनों बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऊपर लगी हुक अभी भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही थी। राइस फौरन समझ जाते हैं कि अगर चंद सेकंड्स में वजन कम ना हुआ तो हुक मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी और तीनों नीचे गिर जाएंगे। राइस एनी से कहते हैं कि वो अपने पास वाला क्लाइंबिंग क्लेम चट्टान की दरार में फंसा दे। अगर क्लेम लग जाता तो रस्सी को सहारा मिल जाता। एनी पूरी ताकत लगाकर दरार तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, जिस्म हवा में झूल रहा होता है, लेकिन दरार उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। एनी बार बार कोशिश करती है, लेकिन क्लैंप उस जगह तक नहीं पहुंच पाता। अब राइस समझ जाते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। राइस सबसे नीचे लटके हुए होते हैं। उनके ऊपर पीटर होता है और पीटर के ऊपर एनी। राइस जानते थे कि अगर उनका वजन हट जाए तो पीटर और एनी की जान बच सकती है। इसीलिए वो पीटर से कहते हैं, ये चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। ये सुनते ही पीटर के होश उड़ जाते हैं। एनी जोर जोर से चीखने लगती है और पीटर को ऐसा करने से रोकती है। पीटर अपने वालिद को नीचे देखता है, फिर एनी को देखता है। उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो रस्सी ना काटे और तीनों मर जाएं, या फिर वो अपने वालिद की रस्सी काट दे और एनी के साथ बच जाए। राइस बार बार पीटर से कहते हैं कि जल्दी करो, वरना तुम दोनों भी नहीं बचोगे। आखिरकार पीटर कांपते हाथों से चाकू निकालता है। एनी पीछे से चीख रही होती है। पीटर की आंखों में आंसू होते हैं और फिर वो अपने वालिद की रस्सी काट देता है। अगले ही लम्हे राइस नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। उन्होंने अपनी जान देकर अपने दोनों बच्चों को बचा लिया। इस हादसे के बाद पीटर और एनी की जिंदगी बदल जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। अब पीटर माउंटेन क्लाइंबिंग छोड़ चुका होता है। वो नेशनल जियोग्राफिक के लिए फोटोग्राफर बन गया था, लेकिन अपने वालिद की मौत का गुनाह आज भी उसके साथ था। उसे लगता था कि उसके हाथों उसके वालिद की जान गई। दूसरी तरफ एनी ने क्लाइंबिंग नहीं छोड़ी। वो एक माउंटेनियर बन चुकी थी और बड़े बड़े मिशंस पर जाती थी। एक दिन पीटर को पता चलता है कि K2 पर एक बड़ी एक्सपेडिशन होने वाली है। K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन कई क्लाइंबर्स इसे एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है और ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी बहुत कम हो जाती है। पीटर को जब पता चलता है कि एनी भी इस एक्सपेडिशन में शामिल है, तो वो उससे मिलने के लिए K2 बेस कैंप पहुंच जाता है। लेकिन जब पीटर और एनी आमने सामने आते हैं तो दोनों के दरमियान खुशी नहीं होती। एनी आज भी पीटर को अपने वालिद की मौत का जिम्मेदार समझती थी। पीटर भी ये बात समझता था, इसलिए दोनों के दरमियान एक अजीब सी दूरी बनी हुई थी। अब पीटर को एनी की एक्सपेडिशन के बारे में पता चलता है। इस मिशन को फंड कर रहा था एलीट वॉल नाम का एक बहुत अमीर बिजनेसमैन। एलीट ने हाल ही में एक एयरलाइन कंपनी खरीदी थी। उसका प्लान था कि जब वो K2 की चोटी पर पहुंचेगा, उसी वक्त उसकी एयरलाइन की पहली फ्लाइट पहाड़ के ऊपर से गुजरेगी। यानी ये एक्सपेडिशन उसके लिए सिर्फ क्लाइंबिंग नहीं, बल्कि एक बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था। एक्सपेडिशन शुरू होने से एक रात पहले बेस कैंप में पार्टी चल रही होती है। सब लोग खुश होते हैं और अगले दिन समिट के लिए पुरजोश होते हैं। तभी वहां मोंटगोमरी विक नाम का एक आदमी आता है। विक बहुत तजुर्बाकार कोहपेमा था और K2 को अच्छी तरह जानता था। एलीट के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो तुम क्या करोगे। एलीट पूरा एतमाद होकर कहता है कि उसके पास बेहतरीन मौसम के माहिरीन हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से कोई खतरा नहीं है। लेकिन वेक उसे वार्निंग देता है कि पहाड़ का मौसम किसी की रिपोर्ट से कंट्रोल नहीं होता। अगर तूफान आ गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एलियट उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेता। वो अपने पैसे और मंसूबाबंदी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था। विक समझ जाता है कि एलियट अपनी अना में अंधा हो चुका है और वहां से चला जाता है।
अगली सुबह एलिट की टीम K2 की तरफ चढ़ाई शुरू करती है। टीम में एनी भी होती है और उनके साथ टॉम मैक्लेरन नाम का तजुर्बाकार कोह पैमा भी होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। टीम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो बुलंदी पर पहुंचते हैं सांस लेना मुश्किल होने लगता है। चारों तरफ बर्फ, तेज सर्दी, लास्टे नजर आते हैं। अब टीम तकरीबन 26,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। तभी बेस कैंप से रेडियो पैगाम आता है। नीचे मौजूद मौसम की टीम बताती है कि एक खतरनाक तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। टॉम फौरन कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन एलिट पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि वो टारगेट पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं है और तूफान शायद अपनी सिमत बदल ले। एनी और टॉम दोनों जानते थे कि आगे जाना खतरनाक है, लेकिन एलिट के दबाव की वजह से टीम आगे बढ़ती रहती है। नीचे बेस कैंप में पीटर दूरबीन से अपनी बहन को देख रहा होता है। उसे अपने वालिद वाला हादसा याद आने लगता है। वो डर जाता है कि कहीं इस बार वो एनी को भी ना खो दे, और फिर वही होता है जिसका डर था। ऊपर अचानक मौसम पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ बर्फीला तूफान फैल जाता है। हवा इतनी तेज चल रही होती है कि कोह पेमा ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बर्फ उनके चेहरों पर लग रही थी और सामने का रास्ता भी से दिखाई नहीं दे रहा था। एनीवे, टॉम, एलिट और बाकी कोहपेमा किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हर कदम उनके लिए खतरनाक हो चुका था। तभी अचानक एनी के पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका तवाजुन बिगड़ जाता है और वो नीचे की तरफ फिसलने लगती है। इसके नीचे दो चट्टानों के दरमियान एक गहरी दरार होती है। एनी सीधा उसी दरार की तरफ गिरने लगती है, क्योंकि पूरी टीम एक ही रस्सी से जुड़ी हुई थी। एनी के गिरते ही बाकी कोहे पैमा भी जोर से खिंच जाते हैं। टॉम सबको अपने आइस एक्स जमाने के लिए कहता है। वो लोग किसी तरह खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लम्हों के लिए एनी रस्सी से लटकी रहती है। उसकी जान सिर्फ इस रस्सी पर टिकी होती है, लेकिन तभी रस्सी एक नुकीले पत्थर से रगड़ खाने लगती है। एनी ऊपर देखती है और अगले ही लम्हे रस्सी टूट जाती है। एनी गहरी बर्फानी दरार में गिर जाती है। किस्मत से वो जिंदा बच जाती है, लेकिन अब वो ऐसी जगह फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन था और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बाकी कोहपैमा अभी एनी तक पहुंच भी नहीं पाते कि अचानक पहाड़ के ऊपर से एक खौफनाक आवाज आती है। टॉम ऊपर देखता है और उसे एक बहुत बड़ी बर्फानी तोदा उनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। चंद ही सेकंड्स में बर्फ का वो तूफान पूरी टीम पर टूट पड़ता है। कोहपैमा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एविलांच की ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कर पाता। बर्फ और पत्थर सबको अपने साथ बहा ले जाते हैं। अब सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं, एविलैंड, वॉरेन और टॉम मैक्लेरन, लेकिन वो भी महफूज नहीं थे। एविलांच के बाद तीनों एक गहरी दरार के अंदर फंस जाते हैं। ऊपर से दरार पूरी तरह बर्फ और बर्फानी तोदे से बंद हो चुकी थी, यानी वो लोग पहाड़ के अंदर जिंदा दफन हो चुके थे। नीचे अंधेरा था, सर्दी बहुत ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और बाहर किसी को सही से पता भी नहीं था कि वो लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। बेस कैंप में सब लोग रेडियो पर राब्ता करने की कोशिश करते, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सबको लगने लगता है कि शायद पूरी टीम एवलांच में मर चुकी है, लेकिन पीटर हार नहीं मानता। वो बार बार सिग्नल चेक करता है। उसे उम्मीद थी कि एनी अभी भी जिंदा हो सकती है। तभी क्रिवास के अंदर एनी को मोर्स कोड का ख्याल आता है। उसके पास बराह रास्त बात करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो एक छोटे पत्थर और धात के टुकड़े से सिग्नल भेजना शुरू करती है। पहले बेस कैंप में किसी को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन फिर इक्विपमेंट पर हल्का सा सिग्नल डिटेक्ट होता है। पीटर ध्यान से सुनता है और उसे समझ आता है कि ये मोर्स कोड है। ये सिग्नल एनी भेज रही थी। अब पीटर को पता चल जाता है कि एनी जिंदा है, लेकिन मसला ये था कि उनके पास वक्त बहुत कम था। माहिरीन बताते हैं कि इतनी ऊंचाई, इतनी सर्दी और इतनी कम ऑक्सीजन में फंसे हुए कोहपैमा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। उनके पास सिर्फ 36 घंटे हैं। अब पीटर फैसला करता है कि वो खुद ऊपर जाकर एनी को बचाएगा, लेकिन K2 पर ऐसे मौसम में रेस्क्यू मिशन करना आसान नहीं था। कोई भी कोहपैमा आसानी से तैयार नहीं हो रहा था। तभी एलिट वन की कंपनी ऐलान करती है कि रेस्क्यू मिशन में शामिल होने वाले कोहपैमाओं को बड़ा इनाम दिया जाएगा। इनाम की वजह से कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन पीटर जानता था कि K2 को वाकई समझने वाला कोहपैमा चाहिए। तभी उसे मॉन्टेगोमरी विक की याद आती है। वो आदमी जिसने एलिट को पहले ही वार्निंग दी थी, वो K2 को अच्छी तरह जानता था। पीटर हेलीकॉप्टर से विक के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। पहले विक साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि इस मौसम में ऊपर जाना खुदकुशी के बराबर है, लेकिन पीटर हार नहीं मानता। वो विक को अपने वालिद राइस की याद दिलाता है। राइस का नाम सुनकर विक कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। आखिरकार वो रेस्क्यू मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अब रेस्क्यू टीम बनाई जाती है। इस टीम में पीटर, विग, मोनिक, ओबरटेन और कुछ और कोहपैमा शामिल होते हैं, लेकिन
सिर्फ ऊपर चढ़ना ही नहीं था, उन्हें इस आइस वॉल को भी तोड़ना था जिसके नीचे एनी, टॉम और एलिट फंसे हुए थे। इसके लिए आर्मी से नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव लाए जाते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन बहुत खतरनाक धमाका खेज मवाद था। हल्का सा झटका, गर्मी या बराह रास्त सूरज की रोशनी भी इसे फाड़ सकती थी। इसलिए रेस्क्यू टीम को हर कदम बहुत संभल कर रखना था। दूसरी तरफ क्रेवास के अंदर एनी, टॉम और एलिट की हालत बिगड़ती जा रही थी। टॉम जख्मी था और एनी भी कमजोर होती जा रही थी। उनके पास थोड़ी सी दवा थी जिससे इतनी बुलंदी पर सांस लेने में मदद मिल सकती थी, लेकिन एलियट वो दवा शेयर करना नहीं चाहता था। वो बस अपनी जान बचाना चाहता था। उसे टॉम की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एनी इसकी हरकत देखकर समझ जाती है कि एलियट अपनी बका के लिए किसी को भी मरने दे सकता है। इधर पीटर, विक और बाकी रेस्क्यू टीम के लोग चोटी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बर्फीली हवा उनके चेहरों को काट रही थी। हर कदम पे खतरा था और उनके बैग्स में रखी हुई नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव किसी भी लम्हे फट सकती थी। लेकिन पीटर के दिमाग में बस एक ही बात थी, इस बार वो अपनी बहन एनी को बचा कर ही रहेगा। अब रेस्क्यू टीम को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हर ग्रुप के पास नाइट्रोग्लिसरीन होती है ताकि ऊपर जमी हुई बर्फ और आइस को धमाके से उड़ाकर एनी की लोकेशन तक पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ क्रेविस के अंदर एनी, टॉम और एलिट की हालत खराब होती जा रही थी। अंदर बहुत ज्यादा सर्दी थी, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और टॉम की हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी थी। एनी उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि रेस्क्यू टीम जरूर आएगी, लेकिन एलिट को टॉम की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर बार बार मेडिसिन पर जा रही थी। उनके पास सिर्फ एक दवा थी जिसका नाम सॉन था, इसीलिए वो एलिट को बताए बगैर टॉम को अपना इंजेक्शन लगा देती है। टॉम को थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही एलियट को ये बात पता चलती है, वो गुस्से में एनी पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उसने दवा जाया कर दी। एनी को अब साफ समझ आ चुका था कि एलियट सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। इधर ऊपर रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही होती है। रास्ता बहुत खतरनाक था, चारों तरफ बर्फ थी और हर कदम पर फिसलने का डर था। तभी एक एक्सप्लोसिव कंटेनर को नुकसान पहुंच जाता है। पहले किसी को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद इसमें से नाइट्रोग्लिसरीन लीक होने लगती है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरा इलाका हिल जाता है। बर्फ और पत्थर चारों तरफ उड़ने लगते हैं। रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर्स वहीं मारे जाते हैं। पीटर खुद को संभालता है और मिशन आगे बढ़ता है। धमाके की वजह से पुरानी बर्फ का एक हिस्सा टूट जाता है। इसी दौरान विक की नजर बर्फ से बाहर निकले एक हाथ पर पड़ती है। जैसे ही चेहरा सामने आता है, विक बिल्कुल खामोश रह जाता है। वो लाश उसकी बीवी की होती है। विक पिछले कई सालों से इसी पहाड़ पर अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। उसे आज तक उसकी लाश नहीं मिली थी, लेकिन अब उसकी बीवी उसके सामने मुंजमद हालत में पड़ी थी। विक उसके पास बैठ जाता है। वो उसकी उंगली से वेडिंग रिंग निकालता है और उसे अपने लॉकेट में रख लेता है। तभी पीटर को वहां एक मेडिकल किट नजर आती है। इस किट को देखकर विक को एक बड़ा सच समझ आता है। सालों पहले जब विक की बीवी उसी पहाड़ पर तूफान में फंस गई थी, तब एलियट वॉरेन भी उसके साथ था। एलियट ने खुद को बचाने के लिए उसकी दवाई ले ली थी और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। अब विक को समझ आ जाता है कि उसकी बीवी सिर्फ तूफान की वजह से नहीं मरी थी, एलियट ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सच जानकर विक के अंदर एलियट के लिए गुस्सा भर जाता है। अब उसके लिए ये मिशन सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं रहा था, उसे एलियट से अपनी बीवी की मौत का जवाब भी चाहिए था। दूसरी तरफ क्रेवास के अंदर रात हो चुकी थी। गलत कमजोर होती जा रही थी। वो किसी तरह रेडियो पर पीटर से बात करती है। एनी बहुत कमजोर आवाज में पीटर से कहती है कि वो वापस लौट जाए। वो कहती है कि शायद वो सुबह तक जिंदा ना बच सकें, लेकिन पीटर उसे हौसला देता है और कहता है कि वो बस थोड़ा और रुके क्योंकि वो उसके पास पहुंचने वाला है। इसी दौरान एलिट एक और घटिया हरकत करता है। एनी कुछ देर के लिए बेहोशी जैसी हालत में होती है और टॉम भी बहुत कमजोर पड़ा होता है। एलिट आहिस्ता आहिस्ता टॉम के पास जाता है। वो एक सिरिंज उठाता है, लेकिन इस बार इसमें दवा नहीं होती, इसमें सिर्फ हवा होती है। एलिट टॉम को वही एयरफील्ड इंजेक्शन लगा देता है। टॉम की सांसें अटकने लगती हैं और कुछ ही लम्हों में उसकी मौत हो जाती है। एलिट ने टॉम को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि दवा कम लोगों में तकसीम हो और उसके अपने बचने के इम्कानात बढ़ जाएं। जब एनी को होश आता है तो वो टॉम को मुर्दा देखती है। फिर उसकी नजर खाली सिरिंज पर पड़ जाती है। अब उसे सब कुछ समझ आ जाता है। एनी एलिट की तरफ देखती है। अब उसे पता चल चुका था कि वो एक ऐसे आदमी के साथ फंस गई है जो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है। इसी वक्त ऊपर से हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं। क्रेवास की सीलिंग से बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। एनी ऊपर देखती हैं। पीटर और विक अब उनकी लोकेशन तक पहुंच चुके थे। ऊपर रेस्क्यू टीम आखिरी एक्सप्लोसिव सेट करती है। सबको पता था कि अगर धमाका जरा भी गलत हुआ तो नीचे फंसे हुए लोग भी मर सकते हैं, इसलिए सब बहुत एहतियात से काम लेते हैं। फिर एक्सप्लोसिव का धमाका किया जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और ऊपर जमी हुई बर्फ टूटने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता क्रेवास का रास्ता खुल जाता है।
पीटर फौरन नीचे उतरता है और आखिरकार वो एनी तक पहुंच जाता है। एनी अपने भाई को सामने देखकर जज्बाती हो जाती है। पीटर भी उसे देखकर सुकून का सांस लेता है। लेकिन रेस्क्यू अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसी क्रेवास में एलिट भी जिंदा था और अब भी नीचे उतर चुका था। विक की नजर एलिट पर पड़ती है। वही था जिसने इसकी बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया था और यही आदमी टॉम की मौत की वजह भी बना था। विक चाहे तो एलिट को वहीं छोड़ सकता था, लेकिन तो उसे रस्सी से बांध देता है ताकि उसे भी बाहर निकाला जा सके। अब ऊपर मोनिक रस्सी को कंट्रोल कर रही होती है। पीटर को एनी का ख्याल रखना है और उसे ऊपर भेजने की तैयारी करता है। एनी अभी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन अब उसके बचने की उम्मीद नजर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रस्सी खींची जाती है और एनी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक नाड़ के अंदर की बर्फ और पत्थर दोबारा टूटने लगते हैं। धमाके की वजह से वो जगह पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अब नीचे की पूरी सतह हिलने लगती है। पीटर फौरन समझ जाता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वो ऊपर मोनिक से जल्दी रस्सी खींचने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग एनी को ऊपर निकाल पाते, नीचे का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है। अगले ही लम्हे सूरत हाल फिर से वैसी ही हो जाती है जैसी 3 साल पहले हुई थी। पीटर ऊपर एक कमजोर जगह पर लटका होता है। उसके नीचे रस्सी तेज हो रही होती है। ओकेनी के नीचे विक होता है और सबसे नीचे एलिट वॉरेन लटका होता है। रस्सी पर 4 लोगों का वजन आ चुका था। ऊपर लगी सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही थी। पीटर पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़े रहता है, लेकिन उसके हाथ फिसलने लगते हैं। उसे वही पुराना हादसा याद आने लगता है। उस वक्त नीचे उसके वालिद राइस लटके हुए थे और आज नीचे विक और एलिट लटके हुए थे। पीटर घबरा कर चिल्लाता है कि कोई रस्सी मत काटे। वो फिर से किसी को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन विक समझ चुका था कि अगर वजन नहीं किया गया तो पीटर और एनी भी नीचे गिर जाएंगे। वो ऊपर पीटर की तरफ देखता है, फिर नीचे एलिट की तरफ देखता है। विक आहिस्ता से अपनी जेब में हाथ डालता है और चाकू निकालता है। पीटर ऊपर से उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन विक जानता था कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वो पीटर की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो कि इस बार अपनी बहन को बचा लो, और फिर विक रस्सी काट देता है। अगले ही लम्हे विक और एलियट दोनों नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। एलियट की चीख कुछ सेकंड्स तक सुनाई देती है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। इसके बाद उन्हें बेस कैंप वापस लाया जाता है। एनी अब पीटर को पहले जैसी नफरत से नहीं देख रही थी। उसे समझ आ चुका था कि 3 साल पहले पीटर ने अपने वालिद की रस्सी मजबूरी में काटी थी। राइस ने खुद अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कुर्बानी दी थी। शायद पहली बार पीटर को लगता है कि एनी ने उसे वाकई माफ कर दिया है। इसके बाद पीटर इन सब लोगों के लिए एक स्टोन मेमोरियल बनाता है, इन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस रेस्क्यू मिशन में अपनी जान दी थी। राइस, विक, टॉम और बाकी कोहपैमाओं की याद में वो वहां पत्थर लगाता है। और इसी जज्बाती लम्हे के साथ ये खतरनाक माउंटेन सर्वाइवल कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।